नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। चूँकि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ पढ़ रहे थे, एक मेरी एमसीक्यू सीरीज़ अलग से चल रही है कॉमर्स की। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉमर्स जिनके कंपटीशन में पूछी जाने वाली है ना, वो लोग उन लेक्चर्स को रेगुलरली देखें और रिवीजन करें। एक उसी के साथ साथ मैंने हर सब्जेक्ट की अलग से हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू कर दिए हैं, जिसमें शुरुआत मैंने कंपनी लॉ से की है ना। ये बेसिकली सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि बीकॉम में भी 6 सेमेस्टर में एमसीक्यू पैटर्न है पूरा। जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे एमसीक्यू में ही होंगे। तो मैं सारे सब्जेक्ट लेके, चाहे मैं केवल एक स्पेसिफिक बीकॉम को ही टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं कॉमर्स से रिलेटेड, सब के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए। हर जितने भी मैं लेक्चर शूट करूँगा सब में 10 क्वेश्चन रहा करेंगे और कोशिश करूँगा उनसे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट इज़ नोन एज चार्टर ऑफ अ कंपनी? किसी कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, तो देखिए किसी भी कंपनी के दो जो होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट या पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिन्हें पब्लिक को जानना ज़रूरी है या पता होता है, जिनके बारे में पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल किया जाता है, तो एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर हम नॉर्मल वे में कहना चाहें तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसको सोल कहा जाता है किसी भी कंपनी का, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि इसके बाहर वो कंपनी नहीं जा सकती। ठीक है, तो और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आसपास घूमता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसके लिए मैं अलग से स्पेसिफिक लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो अभी तो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि चार्टर ऑफ अ कंपनी किसे कहते हैं, तो वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो क्लॉजेज होते हैं जिनका होना ज़रूरी है और कंपलसरी किया गया है, तो इसमें नेम ऑफ द कंपनी पता होना चाहिए। इसमें लिखा होता है कि क्या कंपनी का नाम है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, जिसे प्लेस क्लॉज कहते हैं इसको, और भी डोमिसाइल क्लॉज भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। प्लेस या डोमिसाइल क्लॉज सेम चीज़ है। या हेड ऑफिस जो होता है वो जहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, जिस स्टेट में, जिस सिटी में, है ना, वो प्रॉपर लिखा होता है। उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्लॉज है। और उस कंपनी के जो ओनर्स हैं, जिनमें शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनकी लाइबिलिटी किस हिसाब से होगी, लिमिटेड है तो किस लिमिट तक है, सारी एवरी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैपिटल कितनी है? अब कैपिटल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अथॉराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, फिर कॉल्ड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है। ये सारी कैपिटल्स के बारे में मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा। और अभी तो हमारा टारगेट है कि एमसीक्यू सीरीज़, तो मैं ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाऊँगा। ठीक है, और लास्ट जो क्लॉज होता है वो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 क्लॉजेज which are given in your memorandum of association, which is also known as charter of a company or soul of a company or constitution of a company। ठीक है, अगर ये तो पहला क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन है मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर पब्लिक कंपनी। किसी भी पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, है ना, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बताई गई है, दैट इज़ योर 5 लाख रुपीज़। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 5 लाख रुपए जो है होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी कंपनी को अपना नाम बदलना है, पेड अप कैपिटल आप लोग जानते हैं, चलिए मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। मान लेते हैं किसी कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए, और उस कंपनी ने जब स्टार्ट किया अपना बिजनेस तो उसे 6 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो उसने पब्लिक को ऑफ़र किया कि आप लोग जो है हमें 6 लाख रुपए प्रोवाइड करिए। इनवाइट किया गया पब्लिक को। अब पब्लिक ने होता क्या है कि कोई भी कंपनी सारा रुपया एक साथ नहीं मांगती है, इनको कुछ हिस्सों में बांट लेती है, जिन्हें हम शेयर कहते हैं, और इसकी एक वैल्यू फिक्स कर देती है। मान लेते हैं कि एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपये है, तो 600 शेयर हुए, है ना।
तो कंपनी 1000 रुपये एक साथ नहीं मांगती, कहती है कि आप जो है 600 रुपये या 500 रुपये एप्लीकेशन पे हमको दे दीजिए, बाकी 500 हम बाद में मांग लेंगे, ठीक है। तो शुरुआती एप्लीकेशन मिल गई, और एप्लीकेशन में मान लेते हैं कि चूँकि 500 के हिसाब से 500 इंटू 600 56 30, 3 लाख रुपए जो है मिल चुके हैं एप्लीकेशन मनी के साथ। उसके बाद में अभी 500 रुपये पर शेयर बचा है ना। कंपनी ने क्या किया, सारे शेयर्स को अलॉट, जो शेयर होल्डर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी सबकी अलॉट कर दिया और उनको शेयर होल्डर बना लिया। फिर धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़ी पैसे की तो उन्होंने कॉल किया, मान लेते हैं उन 500 में से भी 200 रुपये कॉल किए गए पर शेयर, तो 200 इंटू 600 जो कि शेयर हैं 1,20,000 रुपये चाहिए थे, इन्होंने कॉल किया। और मान लेते हैं जैसे ही इन्होंने कॉल किया उसको जो कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाएगा। और अगर पूरे पैसे जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे देने की, तो उन्होंने अगर पूरे पैसे प्रोवाइड कर दिए तो वही कहलाएगा पेड अप कैपिटल, ठीक है। और बेसिकली कहा जाता है कि टोटल अगर 1000 का शेयर है, इसमें से अगर हम 700 रिसीव कर चुके हैं या फिर पूरे 1000 रिसीव कर चुके हैं, तो जो जितना रिसीव कर चुके हैं वो पूरा कहलाता है पेड अप कैपिटल, ठीक है। ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए, चूँकि मैंने कहा है कि मैं कैपिटल के लिए एक अलग से पूरा लेक्चर लाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ताकि आप बोर ना हों और मज़े के साथ पढ़ें इसको। देखिए, पढ़ाई को आप बोझ न समझें, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ें, नॉलेज इनहेंस करने के लिए पढ़ें, आपका बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय, अगर कोई कंपनी अपना नाम बदलना चाहे तो कैसे बदलेगी, तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन, सबसे पहले जानते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसकी एक मीटिंग हुआ करती है उनके यहाँ, हर कंपनी में मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्टर्स मीटिंग अलग होती हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग अलग होती हैं, जिनमें जनरल मीटिंग जो एनुअल एक साल में एक बार होती है ना, स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स, उसके लिए भी मैं अलग से स्पेशल लेक्चर लेकर आऊँगा। तो अगर मीटिंग की बात करें तो मीटिंग में जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, है ना, जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन होना है या हुआ है वो कहलाते हैं मोशन, और इन मोशंस को जब अप्रूवल मिल जाता है तो ये कहलाते हैं रिजोल्यूशन। और जिस अप्रूवल को पास करने के लिए, जिस अप्रूवल को पास मतलब मीटिंग में कोई भी टॉपिक है डिस्कशन हुआ है ना, उसको पास करने के लिए वोट कराए जाते हैं ना, जैसे पार्लियामेंट में होते हैं उसी तरीके से हर मीटिंग में होते हैं। तो अगर उसको पास कराने के लिए 50% से ज़्यादा, 50% प्लस 1, जैसे 100 शेयर होल्डर हैं और 100 शेयर होल्डर में से 50 प्लस 1 51 शेयर होल्डर अगर उसके फेवर में वोट कर दें तो वो पास मान लिया जाएगा। अगर ऐसा है वो रिजोल्यूशन तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या सिंपल रिजोल्यूशन जिसे कहते हैं। अगर उसको पास तब माना जाए जब 2/3 2/3 ऑफ द शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर्स जैसे 100 हैं तो 2/3 मतलब 75, ठीक है, लगभग, हाँ 75 जितना भी है, तुम आप लोग देख लीजिए। तो जो 2/3 ऑफ द शेयर होल्डर्स अगर उसके फेवर में वोट करें तो इस केस में अगर पास माना जाए तो इसको स्पेशल रिजोल्यूशन कहते हैं। तो किसी भी कंपनी को अगर नाम चेंज करना है, बहुत बड़ा क्लॉज है जो कि हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। बेसिकली अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा अपनी मीटिंग में, साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी डिफाइंस द रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड, कौन सा डॉक्यूमेंट है किसी कंपनी का जो बाहरी दुनिया के साथ उसके रिलेशन को बताता है, उस कंपनी के रिलेशंस को डिफाइन करता है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि चार्टर ऑफ अ कंपनी भी कहा जाता है। मैंने कहा था द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी मे बी रिड्यूस्ड बाय, मैंने कहा था कि कोई भी क्लॉज अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है और अगर उसको चेंज करना है तो यू शुड रिक्वायर स्पेशल रिजोल्यूशन। तो कैपिटल क्लॉज भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही है ना, तो इसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होगा, और इसका भी वही है कि 2/3 ऑफ द शेयर होल्डर्स जो है इसके फेवर में वोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A person cannot act as managing director of more than companies at a time. एक पर्सन, एक व्यक्ति एक समय पर कितनी कंपनियों में
या फिर कितनी कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो वो एक साथ में 2 कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है एक समय में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस इट्स बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए कि देखिए जब कोई कंपनी, एक तरफ लेते हैं प्राइवेट कंपनी, एक तरफ पब्लिक कंपनी, ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, है ना। जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा टिप में थोड़ा नई इन्फॉर्मेशन है। अगर पब्लिक कंपनी है ना, कोई भी कंपनी होगी, सबसे पहले वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पाती है, उसको इनकॉर्पोरेट करने का सर्टिफिकेट मिलता है, और फिर उसको बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो उसको जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में वो अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर पाएगी जब उसे बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइवेट कंपनी कब अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, तो उसको जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। अगर यहीं पर लिखा होता पब्लिक कंपनी तो जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलता तब वो बिजनेस शुरू कर पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका एक्सेप्शन क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्रिन होता क्या है। चलिए डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डॉक्ट्रिन्स के लिए मैं सोच रहा था कि अलग से आपको बता दूंगा। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करें, सबसे पहले जान लो क्या होता है। ये कहता है कि अगर कोई आउटसाइडर मतलब बाहरी व्यक्ति, शेयर होल्डर्स नहीं, एम्प्लॉयज़ नहीं, ठीक है, अगर कोई आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो ये मान के चला जाता है कि उसने जो है कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से रीड कर लिया है, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस कंपनी से, ये इसका मानना है। अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए हैं, उन्होंने 1 लाख का लोन दिया कंपनी को, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल कभी और डिस्कस करेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है डॉक्ट्रिन वो कहता है कि ये अगर कोई आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मान के चला जाता है कि उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से रीड किया, उसको पता है सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, और अगर किसी कारण से कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इन दोनों कारणों से कि उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तो वो इस फेवर पे, इस ग्राउंड पे जो है उसका फेवर नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल लेना ही पड़ेगा मुझे लगता है। चलिए मिस्टर ए हैं, एक कंपनी है XYZ, उस कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कहता है कि जो डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो बाहर से लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें ज़रूरत होगी MD के साइन की और वर्किंग डायरेक्टर के साइन की और CS के साइन की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अगर नहीं आता है तो समझना ज़रूरी है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये राइट दे रही है कि वो बाहर से लोन ले सकते हैं अगर पैसा नहीं है कंपनी के पास, लेकिन उस लोन को लेने के लिए उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्किंग डायरेक्टर और कंपनी CS की, कंपनी सेक्रेटरी के, तीनों का अप्रूवल लेना होगा एक लेटर पे जिस पे इन तीनों के साइन होंगे। इसने क्या किया, इस कंपनी ने मिस्टर ए से कहा कि आप हमको लोन दे दीजिए, और उस एक अप्रूवल लेटर लेकर आया जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्किंग डायरेक्टर के साइन थे लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के साइन नहीं थे। मिस्टर ए ने उनको लोन दे दिया, ठीक है। 10 साल बाद पता चला कि मिस्टर ए लोन मांगने गए वापस तो इनको पैसा वापस नहीं दिया जा रहा, ये पहुंच गया कोर्ट। जब कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई हमारा पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस ग्राउंड, फिर उसके बाद में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था या फिर हम नहीं देना चाह रहे हैं, तो ये जैसे उनकी प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहें, तो चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनर नहीं होते हैं कंपनी के, है ना, तो ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जब अपनी बात रखेंगे तो वो कहेंगे चूँकि जो इन्होंने अप्रूवल लेटर दिखाया था इनको, उस पर सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्किंग डायरेक्टर के साइन थे,
कंपनी सेक्रेटरी के साइन नहीं थे, जबकि हमने ये बता रखा है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई लोन लेना चाहें तो उन्हें तीनों के साइन का एक अप्रूवल लेटर चाहिए होगा। तो वो जब अप्रूवल लेटर ही इलीगल था, अप्रूवल लेटर ही वैलिड नहीं था, तो हम लोन कैसे मान लें, है ना। तो इस ग्राउंड पे मिस्टर ए का नुकसान हो जाएगा। आउटसाइडर को ये मान के चला जाएगा कि आउटसाइडर ने गलती करी है, उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सही से नहीं पढ़ा, इसलिए उसके फेवर में जजमेंट नहीं आएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो फेवर करता है किसी कंपनी को, ना कि आउटसाइडर को। और इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि ठीक है, हम मानते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आउटसाइडर्स पढ़ेगा, लेकिन जो एनुअल जनरल मीटिंग में कोई भी डिस्कशन लिया गया, कोई भी डिसीजन लिया गया, तो इसके बारे में तो भाई आउटसाइडर को नहीं पता होगा। तो अगर इस ग्राउंड पे कोई एजीएम में अगर कोई डिसीजन लिया गया और आप इस ग्राउंड पे केस करते हो कंपनी के ऊपर, तो बिल्कुल हाँ, आउटसाइडर का यहाँ पर फेवर किया जाएगा कि हाँ सही बात है कि एजीएम की सारी चीज़ें, सारे जो डिसीजंस होते हैं वो पब्लिक को नहीं दिखाए जाते, वो आउटसाइडर को वो नहीं पता चल पाएगा। तो इस ग्राउंड पे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या वर्किंग कमेटी जो है वो जिम्मेदार होगी। तो इसका इसको मैं थोड़ा डीप में लेक्चर में समझा दूंगा क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज़ है या फिर डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम देना नहीं चाह रहा हूँ। अभी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। और बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार हैं मुद्दे, इसके एग्जाम्पल्स केसेस भी हैं, तो मैं अगर अलग से लाऊंगा तो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ टू बी रिसीव्ड विदिन ऑफ द ऑफर। सबसे पहले जानते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। देखिए, मैंने कहा था कि शुरुआत में ही कहा था कि कंपनी की कैपिटल होती है, एक ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। मान लेते हैं कि इस कंपनी की 1 करोड़ रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल है, कि वो पूरे जीवन काल में 1 करोड़ रुपए कैपिटल इकट्ठा कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। उसने क्या किया, जब बिजनेस शुरू हो रहा था तो उसने 10 लाख रुपए जो हैं पब्लिक से मांगे। पब्लिक ने जो है उसमें से 9 लाख रुपए देने के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे और कुछ पैसा दिया उसके साथ, एप्लीकेशन मनी के साथ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जो कंपनी ने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, यही कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल, यही कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहीं पर खेल शुरू होता है। पूछा जा रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए, जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने गाइडलाइन जारी करी है इन्वेस्टर्स के फेवर में और कहा है कि अगर कोई कंपनी इशू करती है कोई भी शेयर, है ना, यहाँ पर जैसे एग्जांपल है कि कंपनी 10 लाख रुपए पब्लिक से मांग रही है, तो सेबी कहती है कि इसका 90% आपको जिस डेट को प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया उस डेट से विदिन 30 डेज आपको ये रुपया, मतलब इसका 9 लाख, 90% मतलब 9 लाख रुपए आपको मिल जाना चाहिए एज एन एप्लीकेशन मनी, है ना। आपको इसके लिए एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन आ जानी चाहिए 90%। अगर नहीं आ पाते हैं विदिन 30 डेज, तो आपको अगले 15 दिन में ये सारा पैसा जितना आ गया है, भाई 90% नहीं आया, कुछ तो आया होगा, तो जितना पैसा आ गया है वो सारा पैसा आप उनका वापस करोगे और आप उन जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सारा पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। अगर 90% आ जाता है सब्सक्रिप्शन तो आप डेफिनेटली सबको अलॉट कर सकते थे शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज टू बी रिसीव्ड विद इन 120 डेज ऑफ द ऑफर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस। अब वायरस की स्पेलिंग यू मत ध्यान दीजिएगा, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर ई ही होगा। अ कंपनी व्हेन इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ, अगर कोई कंपनी अपने पावर के अलग बाहर जाके काम करती है तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसमें भी मज़ा है, मैं सबसे बाहर चल के करता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। देखो यहीं पर एक होता है इंट्रा वायरस और एक होता है अल्ट्रा वायरस। देखो, कोई भी कंपनीज एक्ट के तहत बनती है और उस कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसके अकॉर्डिंग होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से के आसपास घूमेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आसपास काम करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके बाहर काम नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि एक कंपनी है XY कंपनी, ठीक है, उस कंपनी में लिखा है, उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं बाहर से लोन नहीं रेज कर सकते, बाहर से फंड रेज नहीं कर सकते, और वो इसको जानते हुए भी वो मार्केट से 5 लाख रुपए उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, उन्होंने क्या किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का किया है, मतलब वो जो है अपनी पावर से बियॉन्ड जाके काम किए हैं। अगर यहीं पर लिखा होता कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो 10 लाख रुपए का फंड रेज कर सकते हैं और उन्होंने 5 लाख का फंड रेज किया, तो इसको कॉन्सेप्ट ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रा वायरस कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपनी की, जब कोई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी अपनी पावर से बाहर जाके काम करे तो उसको क्या नाम दिया जाता है, तो कहोगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वेरी इन्फॉर्मेटिव। मेरे हिसाब से मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, है ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कहीं पर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कोई आंसर में, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है कि आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं विद एक्सप्लेनेशन, प्रूफ ज़रूर डालिएगा ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, मैं इंसान है, हम लोग, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या फिर स्लिप ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हाँ, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अगले न्यू अपडेट की, नए वीडियो की, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद प्लीज़।